हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू डूइंग गुड। आज के एडिशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंस 2023 के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैज क्लियर्ड इट। और जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर नहीं किया है, उनके लिए आई विल से डोंट वेस्ट अनदर सेकंड लुकिंग बैकवर्ड्स, लुक फॉरवर्ड एंड मूव ऑन। बिफोर वी बिगिन, ये लास्ट एडिशन के साथ एसोसिएटेड प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस क्विज के रिजल्ट्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस संघर्ष। आज के एडिशन के साथ भी एक करंट अफेयर क्विज एसोसिएटेड है, आप उसको अटेम्प्ट करें। इट विल हेल्प यू इन योर प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन। ये न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है पार्लियामेंट में एथिक्स कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर तृणमूल कांग्रेस की मेंबर महुआ मित्रा का एक्सपल्शन। मतलब महुआ मित्रा, जिन पर एलिगेशंस लगाई गई थी कि उन्होंने दुबई बेस्ड बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदी से रिश्वत लेकर पार्लियामेंट में उनके कहने पर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, और उस व्यक्ति को अपने लोकसभा के पोर्टल का एक्सेस भी दिया है जो अलाउड नहीं है। इन एलिगेशंस को पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी ने इन्वेस्टिगेट किया है, और एज अ रिजल्ट उनकी लोकसभा मेंबरशिप को छीन लिया गया है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के द्वारा मूव किए गए इस रेजोल्यूशन को और इस रेजोल्यूशन के बेसिस पे किए गए सस्पेंशन को काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ओपोजिशन मेंबर्स का कहना है कि महुआ मित्रा को पार्लियामेंट में अपना पक्ष रखने का मौका दिया ही नहीं गया है, और नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को भी फॉलो नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, दिस इज अ हेवीली पॉलिटिकल टॉपिक। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आपको इस इवेंट से रिलेटेड पार्लियामेंट की सभी कमिटीज और खासकर एथिक्स कमेटी के बारे में पता होना चाहिए। ये डिटेल्स आपकी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में प्रेजेंट है, और क्योंकि अब दिसंबर चल रहा है, आई एक्सपेक्ट कि आप अब तक ये फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे। ये न्यूज रिलेटेड है इकोनॉमी से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिया गया डिसीजन। नाउ आई होप आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, और इसका क्या कॉम्पोजिशन है, और इसका क्या मैंडेट है। नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूज। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी रिसेंट हुई मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किए हैं, और इसको 6.5% पर ही अनचेंज्ड रखा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस ही मीटिंग में यह भी प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इस साल 7% रहेगी, और इन्फ्लेशन इस साल ऑन एवरेज 5.4% रहेगी। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिस डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है गवर्नमेंट के द्वारा देश में अनियन प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए लिए गए स्टेप्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिस डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने अनाउंस किया है कि अगले साल मार्च 31 तक देश से बाहर अनियंस को एक्सपोर्ट करना पूरे तरीके से बैंड है। अब इस स्टेप से देश में अनियन के फार्मर्स काफी नाराज हैं, और काफी जगह पर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑफिस डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ लें कि इस ऑफिस का क्या रोल है ऐसे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड डिसीजन लेने में। ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है देश में फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने से रिलेटेड। सेंटर ने वीट प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि मार्केट में वीट की सप्लाई बनी रहे, अनाउंस किया है कि वीट के ट्रेडर्स और होलसेलर्स अपने पास केवल 1000 टन तक ही वीट को स्टोर कर सकते हैं। ये स्टॉक लिमिट इससे पहले 2000 टन थी, और छोटे रिटेलर्स के लिए इस स्टॉक लिमिट को 5 टन कर दिया गया है, और बड़े रिटेलर्स के लिए यह लिमिट 1000 टन है। एज ऑलरेडी सेड, गवर्नमेंट की इस स्टेप से कोशिश है कि वीट की होर्डिंग ना हो और मार्केट में सप्लाई बनी रहे। इस इवेंट से रिलेटेड फ्रेंड्स, क्या आपको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में पता है कि ये एक्ट क्या है और इसका देश में क्या रोल है? ये न्यूज रिलेटेड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन अ रीसेंट डिसीजन अनाउंस किया है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर के लिए यूपीआई की पेमेंट लिमिट को फिलहाल 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स और म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स के लिए किए जाने वाली रिकरिंग पेमेंट्स को भी 15,000 के लिमिट से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट से। इंडिया की सिक्योरिटीज मार्केट्स के रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)
ने अनाउंस किया है कि अगले साल मार्च 31 तक इंडिया सेम डे मार्केट सेटलमेंट्स पर शिफ्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स, सेम डे मार्केट सेटलमेंट को T+0 सेटलमेंट या फिर इंस्टेंट सेटलमेंट भी बोला जाता है। एंड फ्रेंड्स, इंडियन मार्केट्स आज के समय में T+1 रेजीम पर ऑपरेट करती हैं, जो खुद में ही एक मेजर अचीवमेंट है। और इंडिया जब इस इंस्टेंट सेटलमेंट रेजीम को अगले साल तक अपना लेगी, तब इंडिया दुनिया की सेकेंड कंट्री होगी जो ऐसा करेगी। सेकेंड ओनली टू विच नेशन? चाइना। ये नेक्स्ट न्यूज है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। फ्रेंड्स, केनियन प्रेसिडेंट वॉज रिसेंटली इन इंडिया। अपने इस विजिट में वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट द आउटकम्स ऑफ हिज मीटिंग, इंडिया ने कीनिया को $250 मिलियन की एक क्रेडिट लाइन दी है ताकि कीनिया अपने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में इस क्रेडिट को इन्वेस्ट कर सके। दोनों साइड्स अपने बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करते हैं और काउंटर टेररिज्म प्रोजेक्ट्स की भी बात करते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है चार धाम प्रोजेक्ट और सेंटर के द्वारा पार्लियामेंट में उससे रिलेटेड दी गई एक स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बोला है कि चल रहे चार धाम प्रोजेक्ट को इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट EIA की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऐसे हाईवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स जिनकी लंबाई 100 किलोमीटर से ज्यादा हो, उनके लिए इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की जरूरत होती है। पर चारधाम प्रोजेक्ट जिसकी टोटल लेंथ तो 825 किलोमीटर है, पर वो डिवाइडेड है 53 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में और इस वजह से उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, चारधाम प्रोजेक्ट न्यूज में इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड के सिलियारा में कोलैप्स हो गया टनल प्रोजेक्ट इस ही चारधाम प्रोजेक्ट का पार्ट था और वो एक्सीडेंट एक क्लियर सिग्नल है ऐसे वल्नरेबल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कराए जाने का। इस टॉपिक से रिलेटेड आप एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बारे में पढ़ लें, ये एक फंडामेंटल टॉपिक है। ये न्यूज है आर्ट एंड कल्चर से। गुजरात के डांस फॉर्म गरबा को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। ये इंडिया से यूनेस्को की इस लिस्ट में 15th एंट्री है। इससे पहले 2019 में दुर्गा पूजा को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। फ्रेंड्स, आप इंडिया की सभी यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ ले। ये न्यूज है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। फ्रेंड्स, साइक्लोन मिचांग हैज बीन डन एंड डस्टेड। बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुए इस साइक्लोन ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफी डैमेज पहुंचाया है। एंड टू डील विद दिस डैमेज, यूनियन गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश को लगभग 493 करोड़ और तमिलनाडु को 450 करोड़ रुपए की असिस्टेंस दी है। ये न्यूज रिलेटेड है राज्यसभा में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा दी गई एक स्टेटमेंट से। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, 2017 से 2021 के बीच यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सेलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स में से 63% कैंडिडेट्स, 63% कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। 2017 से 2021 के बीच 4,371 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया था। इनमें से 2,873 कैंडिडेट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, 1,033 कैंडिडेट्स ह्यूमैनिटीज से हैं, 315 कैंडिडेट्स साइंस से हैं और 240 कैंडिडेट्स मेडिकल साइंस से हैं। अब आपको इस डेटा से डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं, ये डाटा एडिक्वेट नहीं है जिसके बेसिस पर कंक्लूसिवली ये कहा जा सके कि किसी के इस एग्जाम को क्लियर करने के चांसेस कम है अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है तो। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पीडीएस से। इस मिनिस्ट्री ने शुगर मिल्स को ऑर्डर दिए हैं कि वो इथेनॉल बनाने के लिए शुगर केन जूस और शुगर सिरप का यूज ना करें। गवर्नमेंट का ये स्टेप इंश्योर करने के लिए है कि देश में कंजम्पशन के लिए शुगर की कमी ना हो और नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए शुगर मार्केट्स में चीपली अवेलेबल रहे। फ्रेंड्स, इस इवेंट से रिलेटेड आप फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल और थर्ड जनरेशन इथेनॉल के बीच के डिफरेंस के बारे में पढ़ ले। ये न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। चाइना में कंज्यूमर प्राइस एक बार फिर से डाउनफॉल ट्रेंड पर है और नवंबर के रिलीज डाटा के अकॉर्डिंग चाइना में कंज्यूमर प्राइसेस
पिछले 3 सालों के कंपैरिजन में सबसे कम है। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ वीक डोमेस्टिक डिमांड इन चाइना और आपको इसकी एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड वन नोट नोटबुक को रेफर कर लें, क्विज में भी पार्टिसिपेट करें एंड लाइक दिस वीडियो।